नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, करमवीर और उड़ने वाला घोड़ा पार्ट 2। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरी ओर करमवीर सुबोध नगर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। आज संध्या होते होते मैं सुबोध नगर पहुंच जाऊंगा। इधर बाबलपुर का राजा बबूल सिंह राजा रूप वर्मा के पास पहुंचा। राजा रूप वर्मा, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आशा करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। कहिए बबूल सिंह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यदि मैं आपकी मांग पूरी करने योग्य हुआ तो मैं अवश्य ही आपको निराश नहीं करूंगा। तो सुनिए राजन, हम आपसे आपकी बेटी स्वर्णा का हाथ मांगते हैं। हम स्वर्णा से विवाह करना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं बबूल सिंह जी? शायद आपको मालूम नहीं है कि राजकुमारी स्वर्णा का विवाह बचपन में ही किंजलपुर के युवराज करमवीर से हो चुका है। हाँ, बचपन का विवाह भी भला विवाह माना जा सकता है राजन। आप इस रूढ़िवादिता को छोड़िए और स्वर्णा का विवाह हमसे कर दीजिए। हमसे अच्छा पति स्वर्णा को दूसरा नहीं मिलेगा। बबूल सिंह जी, होश में आइए। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूप वर्मा के तेवर देखकर बबूल सिंह चौंका। इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। बात इस प्रकार नहीं बनेगी। मैं किसी न किसी प्रकार राजकुमारी स्वर्णा को राजमहल में से उठवा लूंगा। तब मजबूर होकर स्वर्णा को मुझसे विवाह करना ही होगा। यह सोचकर, ठीक है राजन, इस समय तो मैं चला जाता हूँ, पर आपको एक न एक दिन स्वर्णा का विवाह मुझसे करना ही होगा। वह दिन कभी नहीं आएगा बबूल सिंह जी। तब ताव खाकर बबूल सिंह वहां से चला गया। सुबोध नगर राज्य की सीमा पर बबूल सिंह और करमवीर का आमना सामना हुआ। तब बबूल सिंह ने करमवीर से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं किंजलपुर का युवराज करमवीर हूँ और सुबोध नगर की राजकुमारी स्वर्णा का पति हूँ। राजकुमारी स्वर्णा को विदा कराकर लाने के लिए मैं सुबोध नगर जा रहा हूँ। यह सुनकर बबूल सिंह चौंका। ओह, तो यही है स्वर्णा का पति। इसके कारण ही आज राजा रूप वर्मा ने मुझे अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया है। उसने करमवीर से कहा, युवराज, अब तुम सुबोध नगर जाकर क्या करोगे? मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी स्वर्णा को कोढ़ हो गया है। कोढ़ से उसकी सूरत भी कुरूप हो गई है। तुम यहीं से वापस लौट जाओ। भाई, अब तक न जाने कितनी बाधाओं ने मुझे रोका है, पर मैं किसी के रोके रुका नहीं। स्वर्णा कैसी भी हालत में हो, मेरी पत्नी है। उसके सुख दुख में साथ निभाना मेरा फर्ज है, कहकर करमवीर आगे बढ़ गया। उसे जाते देखकर, करमवीर, कुछ भी हो जाए, पर तू स्वर्णा को विदा कराकर अपने राज्य नहीं ले जा सकता। मैं शीघ्र ही उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगा। सोचकर बबूल सिंह भी तेजी से अपने राज्य की ओर चल दिया। दूसरी ओर करमवीर सुबोध नगर पहुंचा। आओ युवराज, आओ। सुबोध नगर में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। रूप वर्मा आदर सहित उसे राजमहल ले आए और स्वर्णा का परिचय करवाया। युवराज, यह है मेरी बेटी स्वर्णा, तुम्हारी पत्नी। ओह, 15 वर्षों के अंदर अंदर स्वर्णा एक रूपवती युवती बन गई है। स्वर्णा ने भी करमवीर को देखा तो देखती ही रह गई। कैसा बांका सजीला है युवराज करमवीर। मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे ऐसा पति मिला। उधर बाबलपुर पहुंचकर राजा बबूल सिंह ने अपने सबसे चतुर चारों गुप्तचरों को बुलवाया। हम सुबोध नगर की राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण कराना चाहते हैं। इस कार्य में तुम चारों का सहयोग चाहिए। आज्ञा दीजिए महाराज, हमें क्या करना है? कल रात्रि को जब सुबोध नगर के सभी लोग सो जाएं, तो तुम्हें महल में से राजकुमारी स्वर्णा को उठाकर लाना है। सुबोध नगर की सीमा पर खड़े हम तुम चारों वह राजकुमारी स्वर्णा की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है महाराज। उधर करमवीर के आगमन पर सुबोध नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया। जगह जगह उत्सव मनाए गए। इसी प्रकार नाचते गाते खुशियां मनाते वह दिन बीता। रात्रि होते ही राजा बबूल सिंह अपने गुप्तचरों के साथ सुबोध नगर के सीमा पर आ धमका। अर्धरात्रि होने पर उसने गुप्तचरों को आदेश दिया, लो, यह पत्र लो। इस पत्र को तुम स्वर्णा की शैया पर छोड़ आना। अब तुम राजमहल की ओर जाओ। हम यहीं पर रुककर तुम लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा महाराज। पत्र को लेकर गुप्तचर बबूल सिंह को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। चारों गुप्तचर छुपते छुपाते राजमहल के द्वार के पास पहुंचे। मुख्य द्वार पर पहरेदार अलसाई से बैठे हैं। हमें जल्दी से बेहोशी की दवा छिड़क देनी चाहिए। हाँ, बेहोशी की दवा छिड़कने का यह अच्छा मौका है। तब एक गुप्तचर ने
सब तरफ बेहोशी लाने वाली दवा छिड़की। जल्दी ही चारों पहरेदार बेहोश होकर एक और लुढ़क गए। तब चारों गुप्तचर राजमहल में घुस गए। बेहोशी की दवा सारे वातावरण में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल के सारे निवासी बेहोशी की गहरी नींद में सो गए थे। चारों गुप्तचर निर्विघ्न राजमहल में आगे बढ़ते गए। खोज करते करते वे राजकुमारी स्वर्णा के कक्ष में जा पहुंचे। यही है हमारा शिकार, इसी का अपहरण करके हमें महाराज के पास ले जाना है, तो जल्दी आगे बढ़ो, देरी किस बात की है। एक गुप्तचर ने बबूल सिंह का पत्र स्वर्णा की शैया पर रख दिया। तब आगे बढ़कर दूसरे गुप्तचर ने बेहोश स्वर्णा को उठाया और अपने कंधे पर लाद दिया। फिर वे चारों वहां से बाहर की ओर चल पड़े। वे चारों राजमहल से बाहर आए। आशा नहीं थी कि इस कार्य में हमें इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। सफलता कैसी नहीं मिलती, आखिर आज तक हम चारों ने जिस कार्य में भी हाथ डाला है, उसी में सफलता ने हमारे कदमों को चूमा है। इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे चारों आगे बढ़ रहे थे कि ओह, यह कैसी आवाज है। लगता है कोई विशाल पक्षी उड़कर इधर ही आ रहा है। उनका अंदाजा सही था। अगले ही पल एक विशालकाय पक्षी शोर मचाता हुआ उनके ऊपर मंडरा रहा था। ओह, इतना विशालकाय पक्षी! मैंने तो आज तक ऐसा विशालकाय पक्षी नहीं देखा। तभी पक्षी ने झपट्टा मारा। ओह! और बेहोश स्वर्णा को पीठ को पंजों में दबाकर आकाश में उड़ गया। यह देखकर यह क्या अनर्थ हुआ। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे। पक्षी स्वर्णा को जीवित नहीं छोड़ेगा। बेचारी स्वर्णा आसमान से गिरी तो खजूर में जा अटकी। मुंह लटकाए चारों गुप्तचर बबूल सिंह के पास पहुंचे। क्या हुआ, क्या तुम लोग स्वर्णा को लेकर नहीं आए। महाराज, बेहोश स्वर्णा को लेकर हम आपके पास ही आ रहे थे कि आकाश में उड़ते हुए एक विशालकाय पक्षी ने झपट्टा मारा और हमसे स्वर्णा को छीनकर आकाश में उड़ गया। क्या कह रहे हो, भला कोई पक्षी स्वर्णा को उड़ाकर कैसे ले जा सकता है। हम सच कह रहे हैं महाराज, हमने अपनी आंखों से उस पक्षी को देखा है। न जाने स्वर्णा को उड़ाकर वह कहाँ ले गया है। गुप्तचरों की बातें सुनकर ओह, इन मूर्खों ने हाथ-आई बाजी को असफल कर दिया है। पता नहीं अब स्वर्णा हमें मिलेगी भी या नहीं। सहसा उसे कुछ ध्यान आया। उसने चौंक कर गुप्तचरों से पूछा, हमने जो पत्र तुम्हें दिया था, उस पत्र को तुम लोग स्वर्णा की शैया पर छोड़ आए हो ना। हाँ महाराज। यह सुनकर स्वर्णा तो हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन हमारे पत्र को पढ़कर राजा रूप वर्मा यही समझेंगे कि स्वर्णा हमारी कैद में है। पत्र को पढ़कर वे युवराज करमवीर को लक्षद्वीप के राजा तिमिर सेन के पास अवश्य भेजेंगे। तिमिर सेन युवराज करमवीर को जीवित नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार स्वर्णा न मिली न सही, मैं करमवीर को तो मजा चखा ही सकता हूँ। तब उसने गुप्तचरों से कहा, तुम लोगों की नालायकी के कारण हम असफल होकर लौट रहे हैं। हम तुम्हें इस बात की सजा अवश्य देंगे। तब गुप्तचरों को साथ लेकर बबूल सिंह अपने राज्य की ओर चला गया। दूसरे दिन प्रातः होने पर एक दासी ने कांपते हुए रूप वर्मा के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, क्या बात है दासी, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं। महाराज, गजब हो गया। रात्रि में न जाने कब बाबलपुर का राजा बबूल सिंह राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण करके ले गया। क्या राजकुमारी स्वर्णा अपने कक्ष में नहीं है। नहीं महाराज, उनकी शैया पर बबूल सिंह का यह पत्र मिला है। रूप वर्मा ने जल्दी से दासी से पत्र ले लिया और उसे पढ़ने लगा। राजा रूप वर्मा, तुमने हमारी बात न मानकर अच्छा नहीं किया था। फलस्वरूप हम राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण करके ले जा रहे हैं। यदि तुम स्वर्णा को सकुशल वापस पाना चाहते हो तो पत्र में लिखी बात ध्यान से पढ़ो। कुछ वर्ष पहले हमने युद्ध में लक्षद्वीप के राजा तिमिर सेन को परास्त किया था। तब हार स्वरूप उसने मुझे हर वर्ष कर देने का वायदा किया था। पिछले 2 वर्षों से उसने मुझे कुछ भी नहीं भेजा है और मैंने सुना है वह विद्रोह करने पर उतारू है। मैं चाहता हूँ कि युवराज करमवीर मेरी ओर से संदेश लेकर वहाँ जाए और राजा तिमिर सेन से रुका हुआ कर वसूल करके लाए। यदि करमवीर यह कार्य कर सका तो मैं स्वर्णा को तत्काल ही छोड़ दूंगा, वरना उसे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। पत्र पढ़कर ओह, तो राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण शातिर बबूल सिंह ने किया है। अब क्या होगा। लक्षद्वीप का रास्ता तो बड़ा ही कठिन है। करमवीर वहां कैसे जाएगा। तभी युवराज करमवीर ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण कर लिया गया है। क्या यह सच है। हाँ युवराज, यह सच है।
कहकर रूप वर्मा ने बबूल सिंह का पत्र करमवीर की ओर बढ़ा दिया। करमवीर ने जल्दी से पत्र पढ़ा। तत्पश्चात, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है महाराज, मैं लक्षद्वीप जाऊंगा और तिमिर सेन से कर वसूल करके लौट आऊंगा, तब बबूल सिंह राजकुमारी स्वर्णा को छोड़ देगा। बेटा, यह बात इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अतः जल राशि वाले समुद्र को लांघकर लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है। सुना है समुद्र के भयंकर जीव जंतु मनुष्यों को जीवित ही सटक जाते हैं। हर समय समुद्र में तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। अब कुछ भी हो महाराज, मैं लक्षद्वीप अवश्य जाऊंगा, यह मेरी आन का सवाल है। ठीक है बेटा, तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं एक समुद्री जहाज का इंतजाम करवा देता हूँ। उस जहाज में बैठकर ही तुम समुद्री यात्रा पूरी करना। अच्छा महाराज। दूसरी ओर बबूल सिंह ने अपने राज्य के मशहूर जंजाली तांत्रिक को बुलवाया। जंजाली तांत्रिक, युवराज करमवीर समुद्री जहाज में बैठकर लक्षद्वीप की ओर रवाना होने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम तांत्रिक शक्तियों के द्वारा उसे बीच समुद्र में आतंकित करो, ताकि आतंक में आकर करमवीर जहाज से समुद्र में कूद जाए और डूबकर मर जाए। महाराज, यूं तो बीच समुद्र में तांत्रिक शक्तियां ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रह पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा करमवीर को पूरी तरह से आतंकित करने की कोशिश करूंगा। तब जंजाली तांत्रिक को साथ लेकर बबूल सिंह समुद्र तट की ओर चल दिया। इधर समुद्री जहाज में बैठकर करमवीर ने रूप वर्मा से विदा ली। जाओ बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया तो तट पर खड़े बबूल सिंह ने जंजाली तांत्रिक से कहा, जंजाली तांत्रिक, अब तुम अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग करो। जो आज्ञा महाराज। जंजाली ने तत्काल ही आंखें मूंदकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। तत्काल ही वहां एक कुरूप स्त्री प्रकट हुई। आज्ञा दो जंजाली तांत्रिक, मुझे क्या करना है? चंचला, तुम्हें तुरंत ही समुद्र में तैरते हुए उस जहाज के पास जाना है जिसमें करमवीर यात्रा कर रहा है। वहां जाकर तुम्हें करमवीर को इतना आतंकित करना है कि वह भयवश समुद्र में कूद जाए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।